छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसमें हम यूरोप में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से आया। पिछले वीडियो में हमने उदारवादी और रेडक्लिफ और रूढ़िवादिता के बारे में अध्ययन करवाए थे। इस वीडियो में हम औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करवाने वाले हैं और आने वाले वीडियो में हम यूरोप में समाजवाद का आना किस प्रकार से हुआ और समाजवाद के लिए कौन कौन से व्यक्ति समर्थक थे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, तो जब उद्योगों की व्यवस्था हो गई तो उसमें परिवर्तन क्या आया। ये राजनीतिक रुझान एक नया युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए उद्योग विकसित हो रहे थे। रेलों का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी हुआ करती थी, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी और औद्योगिक समस्याओं की मांग में गिरावट आ रही थी। तो इसके कारण देखिए गिरावट आने से बेरोजगारी और भी बढ़ गई। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और सफाई का काम भी मुश्किल हो गया। जब अत्यधिक मात्रा में शहरों में विकास होना चालू हो गया और जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में शहरों की ओर पलायन करने लगी और शहर में निवास करने लगी, तो शहरों में क्या हो गया, आसपास की साफ सफाई करना मुश्किल हो गया। तो उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों, तो मजदूर स्वस्थ होना चाहिए और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। तो जो उदारवादी और रेडक्लिफ थे वे जो जन्मजात जो अधिकार मिलते थे उसके विरोधी थे और व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशील में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है और उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडक्लिफ आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो और 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पी मेलिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो गिसेप्पी मेलिनी की रचनाओं को भारतवर्ष के साथ साथ दूसरे लोग भी पढ़ते थे। तो देखिए कि आपको एक क्रियाकलाप यानी एक कार्य करने दिया गया है। मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था स्थापित करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आपको भाषण देना है। तो आप एक गरीब और खेतीहर मजदूर हैं या मंझोले भूस्वामी और एक गृहस्वामी। इस प्रकार से आपको अपनी बैठक व्यवस्थित करके एक भाषण तैयार करना है। इस प्रकार हमने ये
औद्योगिक क्रांति के बारे में अध्ययन किया है। अब हम यूरोप में समाजवाद का आना, किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद आया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।